सुबह के लगभग 5 बजे थे। धुंध अभी पूरी तरह हटी नहीं थी। एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे रुका, झुका और मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर देखने लगा। पास खड़ा लड़का हैरान था। दादा, इसमें ऐसा क्या है? बूढ़े ने जवाब देने में थोड़ा समय लिया, जैसे शब्द चुन रहा हो। उसने कहा, तुम्हें मिट्टी दिख रही है, मुझे कहानी दिख रही है। लोग आते हैं, चले जाते हैं, नाम बदलते हैं, पर कुछ जगहें अपनी बात कभी नहीं भूलती। हर नक्शे पर कुछ जगहें साधारण दिखाई देती हैं, न बड़ी सुर्खियां, न विश्व का ध्यान, न कोई वजह कि कोई ठहर कर उन्हें देखे। लेकिन इतिहास का स्वभाव अलग है। वो अपने सबसे बड़े मोड़ अक्सर वहीं लिखता है जहां दुनिया देख ही नहीं रही होती। भारत के मध्य में बसा एक शांत सा जिला आज ऐसे ही संकेत दे रहा है। ऊपर से सब सामान्य है, खेत, मंदिर, गलियां, लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त। पर जैसे जैसे नजर गहराई में उतरती है, घटनाएं जुड़ने लगती हैं। वर्षों से बिखरे सूत्र एक आकृति बनाने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य रेखा समय के आर पार खिंचती चली आई हो और अब वो सामने आने वाली है। लेकिन ये सब हो क्या रहा है? ये है किसकी कहानी? तो इसके लिए हमें वक्त में पीछे लौटना होगा, बहुत पीछे, उन नामों तक जिन्हें समय ने बदला, उन पहचान तक जिन्हें पीढ़ियों ने दोहराया, उन स्मृतियों तक जहां से इस भूमि की आत्मा बोलती है। क्योंकि ये केवल वर्तमान की कहानी नहीं है, ये एक यात्रा है, एक लंबे परिवर्तन की। ये कहानी है दमयंतीपुर से दमोह तक के सफर की। ये कहानी है अपने शहर दमोह की। जब समय की परतें हटती हैं और जब हम इतिहास से भी पीछे जाते हैं, तब एक ऐसी दुनिया दिखाई देती है जहां मनुष्य नया था पर चेतना प्राचीन। धरती ताजा थी, नदियां निर्मल थीं और जीवन अपने मूल स्वरूप में धड़क रहा था। इसी काल को सतयुग कहा गया। सत्य का युग, संतुलन का युग। वो समय जब मनुष्य और प्रकृति के बीच कोई दूरी नहीं थी। माना जाता है कि इसी पवित्र विस्तार में आज जिस क्षेत्र को हम दमोह के नाम से जानते हैं, वहां मानव सभ्यता ने अपने पहले निशान छोड़े। सिंग्रामपुर की घाटियों में मिले पाषाण औजार हमें उस शुरुआती स्पर्श की याद दिलाते हैं। किसी ने पत्थर उठाया, उसे आकार दिया और अनजाने में इतिहास लिख दिया। यह केवल जीवित रहने की कोशिश नहीं थी, यह जागने की प्रक्रिया थी। यहां मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं, उसका सहभागी था। हवा के साथ चलना, जल का सम्मान करना, अग्नि को समझना, यही शिक्षा थी, यही संस्कृति। इन वनों में ऋषियों की उपस्थिति की कथाएं मिलती हैं। ध्यान, मौन और तत्वों के साथ संवाद। उन्होंने सभ्यता को शब्दों से नहीं, अनुभव से दिशा दी। उन्होंने बताया कि जीवन अलग अलग नहीं है, सब एक ही स्रोत से निकलकर फैलता है। यह विचार इतना गहरा था कि समय भी उसे मिटा नहीं सका। उसने बस उसे आगे बढ़ा दिया, युग दर युग, रूप बदलते हुए। जैसे धरती ने अपने भीतर एक स्मृति सुरक्षित रख ली हो, जिसे सही समय पर फिर से पुकारा जाएगा। समय ने नई चाल पकड़ी। मनुष्य अब केवल प्रकृति के साथ नहीं, समाज के साथ जीना सीख रहा था। यही त्रेता युग था, मर्यादा का, संबंधों का, जिम्मेदारी का युग। धर्म अब भीतर की अनुभूति से बाहर के व्यवहार में उतर आया था। राजसत्ताएं आकार ले रही थीं, वंश अपनी परंपराएं गढ़ रहे थे और ऋषियों की वाणी जीवन की दिशा तय कर रही थी। मध्य भारत की यह धरती फिर से मार्ग बनने लगी। वनपथों से यात्राएं गुजरी, आश्रमों में संवाद हुए और दूरस्थ राजधानियों की कथाएं यहां तक पहुंची। साधना अब व्यक्तिगत नहीं रही, वो संस्कृति बन रही थी। लोग यहां से गुजरते, ठहरते और अपने साथ कुछ लेकर जाते। एक दृष्टि, एक अनुशासन, एक स्मृति। धीरे धीरे इस क्षेत्र की पहचान गहरी होती गई। ये केवल भूभाग नहीं रहा, ये एक सेतु बन गया, उत्तर और दक्षिण के बीच, अतीत और भविष्य के बीच। जो बीज सतयुग में बोया गया था, वो अब समाज की संरचना में दिखाई देने लगा।
जीवन को दिशा देने वाले आदर्श यहाँ सुने जाते, दोहराए जाते और पीढ़ियों तक पहुंचते। पर समय की धारा रुकती नहीं। क्षितिज पर एक नया कंपन उठ रहा था। दूर कहीं राजवंशों के भीतर तनाव बढ़ रहा था। संबंधों की परीक्षा होने वाली थी। एक ऐसा युग आने वाला था जहां धर्म को युद्ध भूमि पर परखा जाएगा, जहां निर्णय केवल राज्यों के नहीं, युगों के भाग्य लिखेंगे। इस भूमि ने अभी उसका स्वर नहीं सुना था, पर हवा में उसकी आहट थी। महान कथाएं अपनी ओर बढ़ रही थीं, नाम जन्म लेने वाले थे, और इतिहास पहली बार मनुष्य की भावनाओं के साथ टकराने वाला था, क्योंकि द्वापर निकट था। समय अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां कथाएं केवल सुनी नहीं जाती, वे जी जाती हैं। राजवंश अपने चरम पर थे, संबंध राजनीति से जुड़ चुके थे, और हर गठबंधन भविष्य का मार्ग बदल सकता था। इसी उथल-पुथल के बीच मध्य भारत की ये भूमि पहली बार स्पष्ट रूप से इतिहास के केंद्र में दिखाई देती है। उसे तब एक अलग नाम से जाना जाता था, कुंदिनपुर। विदर्भ देश की राजधानी, शक्ति, संस्कृति और राजकीय गरिमा का स्थान। दूर दूर तक फैले साम्राज्यों की दृष्टि यहां पर टिकती थी, क्योंकि यहां से उठने वाला हर निर्णय केवल स्थानीय नहीं रहता था। परंपराएं, विवाह, मित्रताएं सब युगों की दिशा तय करते थे। इसी राज परंपरा में एक दिव्य संबंध जुड़ता है। यहीं से उस राजकुमारी की स्मृति उठती है जिसका विवाह स्वयं कृष्ण से हुआ। इस भूमि ने उस गौरव को देखा जब एक नगर केवल राजधानी नहीं रहा, बल्कि आध्यात्मिक इतिहास का हिस्सा बन गया। यही वो क्षण था जब इस क्षेत्र की पहचान भारत की महानतम गाथाओं में स्थायी रूप से दर्ज हो गई। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। विदर्भ के राजा भीम की पुत्री दमयंती, एक ऐसा नाम जो प्रेम, निष्ठा और धर्म की परीक्षा का प्रतीक बन गया। उनकी कथा ने इस भूमि को नया अर्थ दिया। धीरे धीरे लोग इसे दमयंतीपुर कहने लगे, एक नाम जिसमें स्मृति भी थी और सम्मान भी। यहीं दमन ऋषि की परंपरा की गूंज मिलती है। चेदी साम्राज्य का प्रभाव, दमघोष जैसे राजाओं की छाया, सबने मिलकर इस स्थान को महागाथाओं के मानचित्र पर स्थिर कर दिया। ये वही समय था जिसे महाभारत ने दर्ज किया, जब धर्म को तलवारों के बीच खड़ा होना पड़ा, जब निर्णयों की कीमत पीढ़ियां चुकाती थीं। दुनिया बदल रही थी, पर इस भूमि ने हर परिवर्तन को अपने भीतर संजो लिया। द्वापर की स्मृतियां धीरे धीरे समय की गहराइयों में उतर गईं और कलयुग का लंबा अध्याय खुला। ये वो युग था जहां स्थिरता दुर्लभ थी और शक्ति का अर्थ बदलता रहता था। राजसत्ताएं उठती, फैलती, फिर इतिहास की धूल में विलीन हो जाती। इस भूमि ने कदमों की आहट पहचानी, घोड़ों की टापें, सेनाओं की गर्जना, झंडों का बदलना। पर जिसने सबसे अधिक देखा वो स्वयं धरती थी, जो हर नए शासक को आते और जाते हुए शांत निगाहों से देखती रही। कलचुरी आए, मंदिरों और स्थापत्य की ऐसी छाप छोड़ गए जो आज भी पत्थरों में सांस लेती है। चंदेलों का प्रभाव फैला, फिर गोंड राजाओं ने अपनी शक्ति स्थापित की। किलों की दीवारों पर पहरा बदला, पर पहाड़ वहीं रहे। समय ने करवट ली और मुगल प्रभाव पहुंचा। बाद में मराठा सामर्थ्य उठा और उसके बाद ब्रिटिश शासन ने इस क्षेत्र को अपने ढांचे में बांध लिया। हर सत्ता अपने साथ व्यवस्था लाई, संघर्ष लाए और अपने अध्याय लिखकर चली गई। लेकिन इन सब के बीच स्मारक खड़े रहे, जैसे इतिहास ने अपने हस्ताक्षर मिटने से मना कर दिया हो। नोहलेश्वर मंदिर अपनी शिल्प कला में बीते वैभव की गूंज सजोए रहा, और सिंगोरगढ़ किला पहाड़ियों के बीच प्रहरी की तरह खड़ा रहा। उन्होंने विजय भी देखी, पराजय भी, विस्तार भी, विघटन भी। इतिहास केवल कथाओं से नहीं बनता, वो प्रमाण भी मांगता है। समय के साथ बदलती हुई पहचान को समझने के लिए हमें लोक स्मृतियों से आगे बढ़कर अभिलेखों की ओर देखना पड़ता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो इस भूमि के नाम की एक रोचक यात्रा सामने आती है, धीरे धीरे बदलती हुई पर अपनी जड़ों से जुड़ी हुई। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मिले ताम्रपत्र हमें संकेत देते हैं कि इस क्षेत्र को दमन का नगर कहा जाता था। दमनक और नगर का मेल,
कुछ वर्षों बाद एक अन्य राजकीय घोषणा में यही स्थान दरान का नगर के रूप में दर्ज मिलता है। फिर हमें एक और महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलता है। 1480 ईस्वी में मालवा के सुल्तान गियास उद्दीन द्वारा कराए गए निर्माण के संदर्भ में किले के पास अंकित फारसी लेख में स्पष्ट रूप से दमोह शब्द दिखाई देता है। ये वो क्षण है जहां नाम पहली बार अपने वर्तमान रूप में दस्तावेजों के भीतर स्थिर खड़ा मिलता है। मानो इतिहास कह रहा हो, हाँ, अब ये पहचान आकार ले चुकी है। इन प्रमाणों से एक क्रम उभरता है: दमन का नगर, दरान का नगर और फिर दमोह। दमोह सदियों की विरासत, मंदिरों की छाया, किलों की स्मृति सब मौजूद थे। लेकिन वर्ष 2015 ने एक ऐसा शब्द सामने रख दिया जिसने इन सब को जैसे अचानक प्रश्न बना दिया। खबर दूर तक गई, लोग पढ़ रहे थे, सुन रहे थे और भीतर कहीं चुप हो जा रहे थे। राजू यार, क्या सचमुच ये वही भूमि है जिसकी कहानी युगों से चली आ रही है? हर कोई इस खबर को देख रहा था, पर किसी किसी के भीतर ये उतर भी रही थी। उम्री से जुड़ा एक व्यक्ति, भीड़ में बिल्कुल साधारण, इस आघात को सिर्फ सूचना की तरह नहीं ले पाया। ये उसके लिए व्यक्तिगत हो गया। उसे लगा जैसे सदियों की स्मृति ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा हो, अब क्या करोगे? उस क्षण में न कोई मंच था, न घोषणा, न योजना, बस एक बेचैनी थी कि तस्वीर बदलनी चाहिए, कि अगर पहचान धुंधली हुई है तो उसे कर्म से साफ करना होगा। साल 2015 में दमोह गरीबी, गंदगी और अभाव यहाँ की पहचान बन चुके थे। इसी साल इस जिले को देश के सबसे गंदे शहरों में गिना गया। हालात बेहद कठिन थे, लेकिन उसी अंधेरे में एक संकल्प जन्मा। अगर बदलाव शुरू होना है तो यहीं से होगा। इसी सोच से जन्म हुआ निताई ग्रुप का। न कोई बड़ा फंड था, न कोई ताकतवर सिस्टम, बस समाज के लिए कुछ कर गुजरने की नीयत थी। शुरुआती वर्षों में निताई ग्रुप ने शिक्षा, कृषि और सामाजिक सेवा को अपना आधार बनाया। गांव-गांव जाकर बच्चों को पढ़ाया गया, किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा गया और जरूरतमंद परिवारों के साथ खड़ा हुआ गया। लोगों ने सवाल उठाए, हंसी उड़ाई और कहा कि ये प्रयास ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन निताई ग्रुप धीरे धीरे दमोह की उम्मीद बनता गया। सीमित साधनों के बावजूद काम बढ़ता गया और निताई सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि एक सोच बन गया। 2018 से 2019 के बीच निताई ग्रुप का काम फैलने लगा। स्कूल, एनजीओ और अलग अलग सामाजिक प्रोजेक्ट शुरू हुए। इसी दौर में यह समझ आने लगा कि सेवा को टिकाऊ बनाने के लिए एक बड़े विजन की जरूरत है। यहीं से निताई ग्रुप से निताई वर्ल्ड की यात्रा शुरू हुई, जहां सामाजिक सेवा के साथ साथ शिक्षा, तकनीक, व्यवसाय और रोजगार को जोड़ा गया ताकि सेवा आत्मनिर्भर बन सके। इसी दौरान एक बड़ा निर्णय लिया गया, दमोह के लिए पूर्ण समर्पण का। एक सुरक्षित और आकर्षक करियर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवसरों को छोड़कर निताई वर्ल्ड का नेतृत्व दमोह लौट आया। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उद्देश्य साफ था। जिस मिट्टी ने सब कुछ दिया, उसी मिट्टी को कुछ लौटाना है। दमोह अब सिर्फ एक जिला नहीं रहा, बल्कि निताई वर्ल्ड का कर्म क्षेत्र बन गया। 2020 के साथ सबसे कठिन समय आया। कोविड महामारी ने पूरी व्यवस्था को झकझोर दिया। निताई वर्ल्ड भी इस तूफान से बच नहीं पाया। काम रुक गया, संसाधन खत्म होने लगे और जो लोग साथ थे वही धीरे धीरे दूर होने लगे। कुछ ने पीठ पीछे धोखा दिया, कुछ ने कानूनी दबाव बनाया और कुछ ने उसी समय पैसा मांगा जब देने के लिए कुछ भी नहीं था। टीम बिखर गई, रिश्ते टूट गए और ऐसा लगा जैसे वर्षों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन यही वो दौर था जिसने निताई को असली रूप में गढ़ा। जब बाहर से कोई साथ नहीं था, तब परिवार, माता पिता, जीवन साथी और ईश्वर का भरोसा सबसे बड़ी ताकत बना। इस कठिन समय ने सिखाया कि कौन सच में साथ है और कौन सिर्फ सुविधा के लिए जुड़ा था। निताई टूटा जरूर, लेकिन झुका नहीं। 2023 के बाद निताई वर्ल्ड ने नए आत्मविश्वास के साथ दोबारा खड़े होने का फैसला किया। पुरानी गलतियों से सीख लेकर मजबूत सिस्टम, सही टीम और भविष्य की सोच के साथ आगे बढ़ा गया। तकनीक, एआई
डिजिटल शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को निताई के मिशन का केंद्र बनाया गया। जो लोग धोखा देकर गए थे वे पीछे छूट गए और जो जुड़े वे विजन देखकर जुड़े। 2025 तक निताई वर्ल्ड एक मजबूत प्लेटफॉर्म बन चुका था। AI रेडी स्कूल्स, AI रेडी कॉलेजेस, AI रेडी यूनिवर्सिटीज, स्मार्ट गांव, युवाओं के लिए स्किल और रोजगार आधारित प्रोग्राम शुरू हुए। सेवा अब केवल भावनात्मक नहीं रही बल्कि एक संगठित और आत्मनिर्भर मॉडल बन चुकी थी। और फिर आया 2026। निताई वर्ल्ड ने एक नई पहचान ली, निताई एम्पायर। निताई एम्पायर केवल संस्थाओं का समूह नहीं बल्कि एक ऐसा वैश्विक इकोसिस्टम है जो शिक्षा, कृषि, तकनीक, डिजिटल, रोजगार और सामाजिक विकास को एक साथ लेकर चलता है। इसका उद्देश्य है दमोह से शुरुआत करके पूरे भारत और फिर दुनिया तक प्रभाव डालना। रात लंबी थी, सदियों जितनी लंबी। इतिहास ने उत्थान भी देखा, पतन भी, और वह क्षण भी जब उम्मीद लगभग खो चुकी थी। लेकिन हर अंधकार के भीतर एक नियम छुपा होता है, सूर्योदय निश्चित है। आज वही प्रकाश क्षितिज पर दिखाई दे रहा है। यही वह भविष्य है जो आकार ले रहा है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। जय निताई।